कैपेसिटर्स के लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स देखा था और कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करी थी। इस लेक्चर में बेसिकली हमारा मेन फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होगा। तो डिफरेंट स्टाइल के प्रॉब्लम्स यहाँ पर हम इस लेक्चर में लेने वाले हैं। तो लेट अस सी दिस प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो टर्मिनल्स ए एंड बी हैं, इन दोनों के बीच में वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कई बार क्या होता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जिस सर्किट का हमें कैलकुलेट करना होता है, उस सर्किट में हमें क्लियर कट कोई सीरीज पैरेलल दिख नहीं पाता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो ऊपर दोनों सी है यहाँ पर, तो अगर ये बीच में ये वाला वायर नहीं होता तो उस केस में यहाँ पर ये क्लियरली सी और सी सीरीज़ में हो जाता है यहाँ पे। तो कई बार हमें सीरीज़ पैरेलल नहीं दिख पाता है, तो सिस्टम को सिंपल बनाने के लिए और सीरीज़ पैरेलल को देख पाने के लिए यहाँ पर समटाइम्स हम एक टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं रीड्रॉइंग द सर्किट। तो एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं रीड्रॉ द सर्किट को वापस से ड्रॉ करना, रीड्रॉ करना और कुछ ऐसे ड्रॉ करना जिससे कि हमें ये आइडिया लग जाए कि सीरीज़ और पैरेलल में कौन कौन से यहाँ पर कैपेसिटर किस तरीके से कनेक्टेड है। थोड़ा रिलेटिवली हम सर्किट को सिंपल बनाना चाहते हैं और एग्जैक्टली जो भी टेक्निक्स हम ज़्यादातर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सर्किट रिलेटेड, वो सारी टेक्निक्स रेजिस्टर के लिए भी यूज़ की जा सकती है, रेजिस्टेंस वाले सर्किट के लिए भी। तो जब भी हम रीड्रॉ करते हैं सर्किट को, तो यहाँ पर पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं कि हमारे पास में कितने पॉइंट्स हो रहे हैं। जो नोड्स यहाँ पर बनते हैं, जैसे मान लीजिए ये नोड है, तो इन सभी नोड्स को हम यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं उनकी। तो लेट अस मार्क ऑल दिस पॉइंट्स। तो जैसे मान लीजिए ये बी टर्मिनल है, तो मैं इसका नाम लेट से इस नोड का नाम बी रख देता हूँ यहाँ पर इसमें। और अगर आप ये देखो कि एक पॉइंट्स, जैसे मान लीजिए ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट, तो ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट से यहाँ तक आप डायरेक्टली पहुंच सकते हो और बीच में कोई भी सर्किट एलिमेंट नहीं है। आप डायरेक्ट एक तरीके से दोनों पॉइंट्स, ये जो ये वाला पॉइंट है और जो ये वाला पॉइंट है, इन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से डायरेक्टली कनेक्ट किया हुआ है। और जब भी ऐसा आपको कहीं पर भी दिख जाए कि एक कंडक्टिंग वायर से इन दो पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, तो एक तरीके से हम बोलते हैं कि ये जो दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स को शॉर्ट किया हुआ है। इट इज़ शॉर्ट सर्किटिंग, बेसिकली दिस इज़ अ शॉर्ट सर्किटिंग वायर। तो अगर ये शॉर्ट सर्किटिंग वायर है, this type of wire we can call it as short circuiting wire। तो short circuiting wire, इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल वगैरह सेम रहेगा। तो अगर ये बी पॉइंट है तो आप बोलोगे कि इस पॉइंट का पोटेंशियल भी बी पॉइंट के बराबर ही होगा। तो इट इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम दिस पॉइंट। तो दिस पॉइंट हैज़ द सेम आइडेंटिटी एज दिस पॉइंट। अब हमारे पास में ये पॉइंट बच गया जहाँ पर कोई नामो निशान नहीं है, इसका किसी भी तरीके का नाम इसे नहीं दिया गया है, बेनाम है यहाँ पर ये। तो अब यहाँ पर आप इस पॉइंट पे आप किसी पॉइंट से डायरेक्टली नहीं पहुँच सकते। अगर आप यहाँ से यहाँ तक की जर्नी करते हो तो बीच में ये कैपेसिटर मिल जाता है, तो कैपेसिटर पे देयर माइट बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से इस पॉइंट तक जाने में देयर इज़ सम चेंज इन पोटेंशियल। इसके वजह से इस बी से यहाँ तक जाओगे तब भी कुछ चेंज आ जाएगा, इस ए को पकड़ के जाओगे यहाँ तक तब भी चेंज आ जाएगा। तो यहाँ पर कहीं से भी पहुँचते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ सर्किट एलिमेंट बीच में आ जाता है। सर्किट एलिमेंट कैन बी अ कैपेसिटर, कैन बी अ रेजिस्टर, कैन बी अ बैटरी, कैन बी इंडक्टर, जो बाद में आता है EMI वगैरह चैप्टर में आगे। तो कोई भी सर्किट एलिमेंट अगर आ गया तो वो पोटेंशियल का ड्रॉप वहाँ पे आ सकता है, पोटेंशियल का राइज ड्रॉप जो भी है वो आ सकता है। तो अब यहाँ पर ना तो हम इसको E पॉइंट के बराबर बोल सकते हैं, ना इसको B पॉइंट के बराबर बोल सकते हो। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं कि इसको एक डिफरेंट नाम देते हैं। लेट्स से अब D पॉइंट, C मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि C ऑलरेडी हमने कैपेसिटर के लिए यूज़ कर रखा है। नाउ वी हैव इफेक्टिवली 3 पॉइंट्स A, B एंड D, और पूरा सर्किट जो है वो इन 3 पॉइंट्स के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शंस होने चाहिए। तो आई एम रीड्रॉइंग दिस सर्किट। तो इस सर्किट को मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ वापस से यहाँ पे। तो लेट अस सी हाउ टू रीड्रॉ। अब ये जो रीड्रॉइंग टेक्निक है, इसमें हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि रीड्रॉ करने के बाद जो सर्किट है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ साथ ये चीज़ें आ जाती हैं। जनरली कोशिश ये होनी चाहिए कि जैसे A और B दो टर्मिनल है तो इसको आपने यहाँ बना दिया, D को थोड़ा अलग करके बना दिया, यहाँ पे 3 पॉइंट्स। आप देखते जाओ कैसे कैसे कनेक्शंस हैं। जैसे अब ये वाला जो कैपेसिटर है ये A और D के बीच कनेक्टेड है, तो अब इसको A और D के बीच कनेक्ट कर दो। सभी C के बराबर है तो लिखने की खास ज़रूरत है नहीं यहाँ पर। तो A और D के बीच कनेक्टेड है, और ये जो कैपेसिटर ऊपर वाला ये D और B के बीच कनेक्टेड है। तो लेट अस कनेक्ट बिटवीन D एंड B। फिर उसके बाद में जो बीचों बीच जो कैपेसिटर है वो भी D और B के बीच में कनेक्टेड है।
तो ये डी और बी के बीच में कनेक्टेड हो गया यहाँ पर इसमें। फिर उसके बाद में अब कैपेसिटर कितने थे, टोटल 4 हैं, तो एक ये बच गया ए और बी के बीच में कनेक्टेड है ये वाला कैपेसिटर, तो इसको आप ए और बी के बीच में कनेक्ट कर दो। और जब भी ये टर्मिनल दिखाए जाते हैं इसका मतलब अगर आप बैटरी कनेक्ट करते हो तो यानी बैटरी का कनेक्शन एक कोई पॉजिटिव टर्मिनल अगर ए से कनेक्टेड है तो नेगेटिव टर्मिनल फिर यहाँ पर बी से कनेक्टेड होगा। इस तरीके से बैटरी कनेक्टेड होगी। चाहो तो आप बैटरी कनेक्ट करके दिखा भी सकते हो और चाहो तो नहीं भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया वैसे, तो कोई बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है लेट्स से। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो दो कैपेसिटर्स हैं, दिस टू कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर ये। तो ये C और ये C ये दोनों मिला करके यहाँ पर हो जाएगा 2C। तो दिस 2 आर इन पैरेलल, और पैरेलल में फॉर्मूले का हमें ध्यान रखना चाहिए, डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, तो ये दोनों मिला के हो जाएगा 2C। फिर उसके बाद ये जो 2C आएगा वो इस C के साथ में यहाँ पे सीरीज़ में हो जाएगा। तो 2C और C अगर सीरीज़ में होते हैं तो इनका जो रिज़ल्ट आता है वो 2C/3 आ जाता है। दिस इज 2C/3। तो ये जो ऊपर यहाँ पर ऊपर का सारा सिस्टम है ये 2C/3 के बराबर हो गया। अल्टीमेटली आप इस सर्किट को ऐसे देख सकते हो, देखने का नज़रिया ये हो सकता है ऐसा को, एंड हियर वी हैव कनेक्टेड द बैटरी लाइक दिस। दिस इज 2C/3 एंड दिस इज C। 2C/3 और C जो है वो पैरेलल हैं तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे तो फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 5C/3। तो दिस इज़ द C इक्वलेंट फॉर दिस सिस्टम। और अगर हमें इसमें चार्जेस और ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि चार्ज क्या होगा, कैसे होगा, तो फिर हमें बैटरी वगैरह ऑटोमेटिकली लगा के दी गई होगी। तो बैटरी से कितना चार्ज आएगा, तो C इक्वलेंट इंटू V कर लेंगे तो इतना चार्ज बैटरी से चला जाएगा, Q इज़ इक्वल टू 5CV/3। फिर उसके बाद में अगर मुझसे इसमें और इसमें कितना चार्ज गया ये पूछा अगर गया इसमें, यानी हर एक कैपेसिटर में चार्ज पूछा गया, तो फिलहाल तो हम जो सिंपलिस्टिक सर्किट हमारे सामने उसके लिए कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको हम कन्वर्ट कर देंगे, वी विल गिव इट बैक टू दिस ओरिजिनल सर्किट। तो हमें पता है कि यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में हैं, तो अगर ये दोनों पैरेलल में हैं तो उस केस में यहाँ पर कैपेसिटेंस के रेशियो में चार्जेस डिवाइड हो जाएगा। जो चार्ज यहाँ पर इस जंक्शन पे पहुँचने वाला है तो वो कैपेसिटेंस के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, एंड कैपेसिटेंस का रेशियो 2/3 रेशियो 1 है। तो लेट अस डू दिस। तो 2/3 रेशियो 1 में डिवाइड हो जाना चाहिए। इसको आप थोड़ा सही कर लो इस रेशियो को, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 2/3 में डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 2/3 का मतलब होता है कि एक फैक्टर बन जाएगा 2/5 और एक फैक्टर बन जाएगा 3/5। नीचे दोनों को ऐड करके आ जाता है और ऊपर यहाँ पे ये वाला फैक्टर आ जाता है 2/5 एक बार और एक बार 3/5। 2/5 से आप किसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, तो जो चार्ज यहाँ पर आपने कैलकुलेट किया उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो चार्ज यहाँ पे कितना है 5CV/3। तो अगर आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट इज़ 2CV/3। इससे अगर आप 5CV/3 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट इज़ CV। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इसमें तो चार्ज चला गया 2CV/3 के बराबर और इसमें चार्ज चला गया C/3 के बराबर। तो इसमें तो ठीक है, इसमें तो चार्ज फिर C/3 के बराबर ही हो गया, लेकिन अब इसमें कितना होगा, तो यहाँ पे कितना गया है, यहाँ से गया 2C/3, तो यहाँ से जो 2C/3 इसमें गया है तो इस कैपेसिटर पे तो 2C/3 चार्ज हो जाएगा, 2C/3 और ये चार्ज जब फ्लो करता हुआ इस जंक्शन में पहुँचेगा तो 2C/3 डिवाइड होगा। अब डिवाइड होगा तो अगेन ये दोनों जो है पैरेलल हैं आपस में। पैरेलल होने का मतलब ज्योमेट्रिकली पैरेलल नहीं होना, बल्कि इनका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पे आपस में बराबर हैं, दोनों सिमिलर पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, दोनों B और D के बीच में कनेक्टेड है यहाँ पर इसमें। तो ऐसा होगा फिर यहाँ पर इसमें कि अब चार्ज देखेगा कि किसका वेटेज ज़्यादा है, यानी कि किसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है, तो दोनों बराबर बराबर हैं। तो इसका मतलब फिर यहाँ पर C/3 चला जाएगा इसमें, और यहाँ पर भी फिर C/3 चला जाएगा। तो इस पर C/3 माइनस C/3, इस पर C/3 माइनस C/3, ये 2C/3 माइनस प्लस इस तरीके से है। तो इस तरीके से आप सभी पे चार्जेस वगैरह इजीली बता सकते हैं इसके अंदर। तो ये हो गया इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन ये सर्किट दिया हुआ और इसका कैपेसिटेंस हमें पता करना है। तो अगेन वही रीड्रॉइंग द सर्किट मेथड यूज़ करेंगे। तो सपोज इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, जो टर्मिनल्स यहाँ पर A और B इनको नाम दे दिया गया। तो आप देख सकते हो कि दिस पॉइंट इज़ A, और आप ऊपर वाला जो शॉर्ट सर्किटिंग वायर है इसके सारे आप यहाँ पर पहुँच सकते हो, और ये जो पॉइंट है फिर ये भी A जैसा ही हो जाएगा, यानी कि दोनों के पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे। दिस पॉइंट इज़ B, और अगर आप इस शॉर्ट सर्किटिंग वायर को पकड़ते हुए यहाँ पहुँच जाओ तो यहाँ पर ये हो गया। जितने भी जंक्शन नोड्स ये सब बन रहे हैं,
हर जगह पर आपको एक मार्क दिखना चाहिए कि आप उसको कुछ ना कुछ कह रहे हो। आप इसको बी पॉइंट बोल रहे हो, इसको ए पॉइंट बोल रहे हो, इसको बी पॉइंट, कोई भी ऐसा आप जंक्शन या मार्क यहाँ पर बचा नहीं है, सभी पे आपने यहाँ पर कुछ ना कुछ मार्किंग कर दी है। तो इसका मतलब सिर्फ इफेक्टिवली हमारे पास में 2 ही पॉइंट्स मिले सिर्फ इसमें। अगर 2 ही पॉइंट्स मिले यहाँ पर तो ये भी ए और बी के बीच कनेक्टेड है, ये भी ए और बी के बीच कनेक्टेड है, ये भी ए और बी के बीच कनेक्टेड है। दैट मीन्स तीनों पैरेलल है, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। ड्रॉ करने की भी कोई खास ज़रूरत दिखती नहीं मुझे इसमें। यहाँ पर अगर आप ड्रॉ करते हो सर्किट को तो सर्किट इज़ सिंपली लाइक दिस। तीनों ही यहाँ पर ए और बी के बीच कनेक्टेड यहाँ पर हैं। तो ऑब्वियस है कि तीनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट के जो वैल्यू है वो यहाँ पर हो जाएगी 3C। अगेन चार्जेस वगैरह की अगर बात होती है तो चार्जेस की अगर बात होती है तो लेट्स से चार्जेस की बात कर लेते हैं यहाँ पर इसमें। तो ये V वोल्ट की बैटरी मैंने यहाँ पर लगा दी है। चार्जेस आप देख सकते हो कि सभी पे CV से चार्ज होना चाहिए। तो CV माइनस CV, CV माइनस CV, CV माइनस CV, और इसको आपको डायरेक्टली वहाँ पर भी इंसर्ट कराना आना चाहिए। तो V को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है, जैसा डायग्राम में यहाँ पे मैंने दिखा रखा है। B को नेगेटिव टर्मिनल से मैंने कनेक्ट कर रखा है। ये हमसे पूछा नहीं गया, जस्ट एक्स्ट्रा यहाँ पर चार्जेस कैसे कैसे आएंगे वो बताना चाह रहा हूँ इसमें। तो जो भी A से कनेक्टेड है हर जगह प्लस CV होगा, और जो भी B से कनेक्टेड है हर जगह माइनस CV हो जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब। तो जो भी A से कनेक्टेड है आप प्लस CV करते चले जाओ हर जगह पे A। अब आप देखो यहाँ पर अब ऐसे नहीं कि CV माइनस CV, C माइनस CV करते चले गए। यहाँ पर अब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर ये प्लस CV है, यहाँ पर ये प्लस CV, यहाँ पर इट इज़ माइनस CV, इट इज़ कनेक्टेड विद B। ये वाला प्लेट जो है वो B से कनेक्टेड है माइनस CV। ये चार्जेस इनर फेसिंग सर्फेसिस पे आएंगे, अंदर लिखने की इतनी जगह होती नहीं इसलिए बाहर लिख दिए जाते हैं इनको। तो यहाँ पर हर जगह कुछ इस तरीके से चार्जेस रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगेन रीड्रॉइंग द सर्किट, क्योंकि इसमें मुझे दिख नहीं रहा कि सीरीज पैरेलल में है किस तरीके से नहीं है। तो अगेन मैं पॉइंट्स मार्क यहाँ पे करना शुरू करता हूँ, A और B सपोज ये पॉइंट्स। अब जहाँ जहाँ के आप पोटेंशियल लिख सकते हो, जैसे ये जो नोड है ये A के बराबर ही हो गया, लेकिन अब यहाँ से आप कहीं भी बढ़ोगे तो बीच में कैपेसिटर मिल जाएगा, ऊपर जाओगे तब भी कैपेसिटर मिल जाएगा। दिस इज़ नॉट अ शॉर्ट सर्किटिंग वायर। B है यहाँ पर ये, और B को यूज़ करते हुए आप यहाँ से ऐसे चलते चले जाओ तो ये भी B हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो नोड है यहाँ पर पहुँचने का कोई रास्ता डायरेक्ट मिल नहीं रहा है यहाँ पर इसमें। तो अगर कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो हमें अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा इसका मतलब, और इसको अलग ही मार्क करना पड़ेगा। वी हैव टू मार्क इट डिफरेंटली। अगर आप नहीं पहुँच पा रहे हो तो यू हैव टू मार्क इट डिफरेंटली। तो अल्टीमेटली 3 पॉइंट्स मिल गए। इन 3 पॉइंट्स के बेस में यू हैव टू कनेक्ट दिस सर्किट। दिस इज़ A, दिस इज़ B, A एंड B आर द टर्मिनल्स, और ये पॉइंट हो गया D। अब बस देखते जाएंगे, जैसे ऊपर वाला जो कैपेसिटर है वो A और D के बीच कनेक्टेड है, तो A और D के बीच कनेक्ट कर देंगे इसको। सभी C के बराबर हैं तो कोई खास दिक्कत है नहीं, यहाँ पर लिख नहीं भी लिख सकते हैं। फिर ये A और B के बीच कनेक्टेड है जो पहला वाला है नीचे, तो A और B के बीच कनेक्टेड हो गया यहाँ पर। ये सेकंड वाला B और D के बीच कनेक्टेड हो गया यहाँ पर इसमें, और जो लास्ट वन है वो भी B और D के बीच कनेक्ट हो गया। जहाँ तक C इक्विवेलेंट की बात होती है उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। C इक्विवेलेंट की बात करने में हमको यहाँ पर ये टर्मिनल्स को आपके बार जस्ट मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। लेकिन जब चार्जेस की बात होगी तो आप ध्यान रखो कि ये प्लेट जो है B के साथ कनेक्टेड है, और इसमें ये वाली जो प्लेट है वो B के साथ कनेक्टेड है। तो उसके हिसाब से आपको प्लस माइनस मार्क करने होंगे जो भी बैटरी कनेक्टेड है। फिर यहाँ पर ये C और C, तो अगेन ये दोनों C और C मिलकर के पैरेलल हैं, तो ये हो जाएगा 2C। फिर 2C और ये C बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले जो हमने किया था वैसे सर्किट बन गया। ये 2C और C सीरीज़ में है, तो 2C और C अगर सीरीज़ में हो जाते हैं तो उससे जो रिज़ल्ट निकलता है वो होता है 2C/3। ये ऊपर का सारा जो तामझाम है वो 2C/3 के बराबर हो गया। 2C/3 और नीचे जो C है तो वो पैरेलल में हो जाएंगे, और पैरेलल में है तो फिर डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर फॉर दिस सर्किट इज ऑल्सो 5C/3। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगेन रीड्रॉइंग दिस सर्किट पे बेस्ट। तो पॉइंट्स मार्क करना शुरू कर देते हैं। A, दिस इज़ ऑल्सो A, और यहाँ से अगर आप यहाँ चले जाओ तो दिस इज़ अगेन A, ठीक है। और फिर कोई दूसरा और A मिल नहीं रहा मेरे को यहाँ पर। फिर ये B सपोज़ यहाँ पर है, लेकिन B के बाद में डायरेक्टली ही यहाँ पर एक कैपेसिटर मिल गया, तो अब B वाला पॉइंट और कहीं नहीं हो पाएगा, तो आप इसको D पॉइंट बोल दो। अब D को आप यहाँ से पकड़ते हुए ऐसे ऐसे यहाँ पर भी ला दो, तो ये पॉइंट भी D हो गया। फिर आप इसके साथ साथ चलते चले जाओ तो ये पॉइंट भी D हो गया। फिर उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक चलते चले जाओ तो ये पॉइंट भी D हो गया।
तो आई थिंक यहाँ पर हमने सभी जितने भी नोड या जंक्शन थे हर जगह मार्किंग कर दी है, उनको कोई ना कोई नाम दे दिया गया है, कहीं पर ए, कहीं पर बी, कहीं पर डी। अब कोई ऐसा नोड या जंक्शन बचा नहीं है जहाँ पर हमें कुछ, अब जैसे अगर कोई कहता है कि ये तो है बच गया यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं लिखा मैंने इसमें, तो ठीक है ये डी के बराबर ही है, इसमें कुछ खास लिखने की ज़रूरत दिखती नहीं है। मुझे कैपेसिटर्स को देखना है खास करके कि कैपेसिटर्स के बीच में हमने लिख दिया कि नहीं लिख दिया है। तो अब सर्किट को रीड्रॉ करते हैं, यहाँ पे रीड्रॉइंग द सर्किट बिटवीन 3 पॉइंट्स ए, बी एंड डी। तो ए, बी एंड डी, ये हैव 3 पॉइंट्स। तो सबसे पहला ये वाला उठाते हैं। तो पहला जो है वो ए और डी के बीच कनेक्टेड है, तो लेट अस कनेक्ट दिस बिटवीन ए एंड डी पॉइंट्स। अगला वाला भी ए और डी के बीच कनेक्टेड है, तो अगेन कनेक्ट बिटवीन ए एंड डी पॉइंट। नेक्स्ट वन भी ए और डी के बीच कनेक्टेड है यहाँ पे। अब आप यहाँ पर ये देखो कि उसके बाद में थोड़ी अजीबोगरीब चीज़ आपको दिखाई देंगी। ये सी और सी तो क्लियर कट कह सकते हैं कि ये सीरीज़ में है। तो अगर ये सी और सी अगर सीरीज़ में है तो इसको अलग अलग क्या लिखना है इसमें यहाँ पर इसको डायरेक्टली आप साथ में लिखो फिर। तो ये सी और सी जो है बेसिकली वो है C/2, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज़ में है। और ये C/2 जो कैपेसिटर है वो दो सेम पॉइंट्स के बीच में फंसा हुआ है। इसका मतलब ये है कि C/2 की ये जो प्लेट यहाँ पर है इसमें इधर भी D पॉइंट है और इधर भी D पॉइंट है। अब क्योंकि ये प्लेट भी उसी पोटेंशियल पर है जिस पोटेंशियल पे ये वाली पॉइंट है, तो दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं। इसका मतलब अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्ज भी नहीं होगा, और चार्ज नहीं है तो फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में इसका कोई रोल नहीं होगा यहाँ पर। इसमें जिस तरीके से रेजिस्टेंस में जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होता उस रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन से हटाया जा सकता है, एग्जैक्टली वैसे यहाँ पर जिस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, उसको आप हटा सकते हो यहाँ से। तो ये दोनों चले गए। और फिर ये तो वैसे चला गया, ये तो अकेला कैपेसिटर डी और डी के बीच कनेक्टेड है, तो दिस इज ऑल्सो गोन, दिस टू आर गोन। ये डी और बी के बीच कनेक्टेड है, तो इनको आप कनेक्ट कर लो डी और बी के बीच में, नथिंग रॉन्ग इन दिस। अल्टीमेटली ए और बी, तो ए और बी टर्मिनल्स हैं। आप क्लैरिटी के लिए एक बैटरी दिखा दिया करो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है जिससे सर्किट थोड़ा कंप्लीट दिखाई दे। तो ये सी, सी और ये सी, ये तीनों यहाँ पर पैरेलल में है। तो अगर ये पैरेलल में है तो क्या निकलेगा इनका फिर, तो यहाँ पर ये तीनों पैरेलल में अगर हैं तो इन तीनों से जो रिज़ल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3C। ये 3C और ये C फिर सीरीज़ में हो जाएंगे इसका मतलब। तो दिस 3C एंड C विल बी इन सीरीज़, और बाकी का सर्किट है बना हुआ अपना। तो सीरीज़ में है तो 3C इंटू C डिवाइडेड बाई 3C प्लस C, तो फाइनल आंसर जो है वो हो जाएगा यहाँ पे 3C/4। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज ये कैपेसिटर के चैप्टर में भी होता है और उसके साथ साथ रेजिस्टेंस में भी आता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज, दिस इज द सर्किट फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें आप देख सकते हो कि वी हैव टोटल 5 कैपेसिटर्स हियर। दिस इज C1, C2, C3, C4 एंड C5। और ऑब्वियस है कि यहाँ पे कोई भी सीरीज पैरेलल नहीं है। जैसे C1 और C3 बीच में जंक्शन आ गया, यहाँ से चार्जेस का फ्लो हो सकता है, डायरेक्ट C1 से C3 में चार्जेस का फ्लो नहीं होगा यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ पे C2, C4 बीच में यहाँ पर ये जंक्शन आ गया, तो कोई भी ना तो सीरीज़ है ना पैरेलल है यहाँ पर इसमें। लेकिन अगर यहाँ पर हमें पता चल जाता है इफ़ C1/C2 ये जो रेशियो है, दिस रेशियो बिकम्स इक्वल टू C3/C4, तो ये जो रेशियो है C1/C2, इफ़ दिस इज़ इक्वल टू C3/C4 देन इट इज़ सेट टू बी ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कैटेगरी में रखते हैं। और जैसे ही ये इस कैटेगरी में आता है तो क्या हो जाता है, इन दिस पर्टिकुलर केस जो M और N पॉइंट्स हैं, यहाँ पे जो M और N पॉइंट्स हैं, जो C5 के टर्मिनल पॉइंट्स हैं, उनके पोटेंशियल बराबर हो जाते हैं अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो। और अगर ये पोटेंशियल बराबर हो जाते हैं इसका मतलब कि C5 के जो दोनों प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल बराबर हो गया इसका मतलब। और C5 की प्लेट्स का अगर पोटेंशियल बराबर हो गया इसमें, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका मतलब जीरो हो गया। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो हो गया तो इसका मतलब चार्ज ऑन C5 विल बिकम ज़ीरो। और एक बार चार्ज अगर जीरो हो गया तो उसको आप यहाँ से हटा सकते हो, तो दिस कैपेसिटर कैन बी रिमूव्ड। तो C5 कैन बी रिमूव फ्रॉम द सर्किट, इसको आप हटा सकते हो। और जैसे अगर आप C5 को यहाँ से हटाते हो तो हटाने के बाद में आप सर्किट को कुछ ऐसे विजुलाइज कर सकते हो। यू कैन विजुलाइज द सर्किट समथिंग लाइक दिस। Now there is no C5 here, C1, C3.
उसके बाद में दिस इज C2, दिस इज C4। तो बीच का एक तरीके से यहाँ पर ये जो कैपेसिटर था वो कम्प्लीटली आ चुका है। दिस इज C1 C3, दिस इज C2 C4। तो इजीली दिख जाएगा कि C1 C3 अब यहाँ पे सीरीज़ में आ गए हैं, C2 C4 अब यहाँ पे सीरीज़ में आ गए हैं। तो अगर ये सीरीज़ में आ गए हैं तो उस केस में C1 C3 सीरीज़, C2 C4 सीरीज़, और इन दोनों का जो सीरीज़ ये जो कॉम्बिनेशन है वो आपस में पैरेलल में है, क्योंकि ये पूरा कॉम्बिनेशन इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है। ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है यहाँ पर। तो अगर ये सीरीज़ में है तो सीरीज़ से रिजल्ट क्या आएगा, C1 C3 डिवाइड बाई C1 प्लस C3, C2 C4 डिवाइड बाई C2 प्लस C4। और क्योंकि अल्टीमेटली फिर दोनों पैरेलल में है तो ऐड कर सकते हैं इनको, तो दिस विल बी द C इक्वलेंट। तो बहुत आसानी से इसका C इक्वलेंट निकाला जा सकता है। ये रिजल्ट वगैरह कैसे आते हैं, तो वी कैन प्रूव दिस रिजल्ट यूजिंग KVL, जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ वगैरह हमने जो देखे थे उससे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। और बाद में कई ऐसे क्वेश्चंस हम करेंगे भी जहाँ पर हमें KVL यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं उसको तब तक के लिए पोस्टपोन कर रहा हूँ। जब हम KVL यूज़ करना क्वेश्चंस में सीखेंगे, अभी हमने क्वेश्चंस में KVL को उतना यूज़ किया नहीं है, लेकिन वैसे KVL का यूज़ तो हम वैसे हर जगह कर ही रहे हैं कि एक लूप में घूम जाए तो जितना ड्रॉप होता है उतना राइज होता है। तो वैसे तो हम जरूर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली उससे कोई प्रॉब्लम अभी हम नहीं ले रहे हैं जिसमें हम उसका यूज़ करें प्रॉब्लम्स के अंदर। तो जो हम प्रॉब्लम्स में उसको यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा KVL को कैसे यूज़ करते हैं, और KVL यूज़ करके आप प्रूफ कर सकते हो कि अगर ये ऐसा हो जाता है तो दिस विल बी देयर, ये ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। तो फाइनली आप बहुत आसानी से फिर इसका कैपेसिटेंस निकाल सकते हो, क्योंकि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट C5 आपके रास्ते से हट चुका होगा। क्वेश्चन लेते हैं, और इस क्वेश्चन में यहाँ पर अब जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन ले रखे हैं उससे आपको डिफरेंस दिखाई देगा कि हमने ऊपर और नीचे शॉर्ट सर्किटिंग वायर कनेक्ट किए थे, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट सर्किटिंग वायर तो है नहीं इसमें, यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्ट कर दिए गए। तो हम इनके मार्किंग करना स्टार्ट कर देते हैं, नाम देते हैं इसको। सपोज दिस इज A, लेट्स से दिस इज B, तो ये पॉइंट भी B हो गया और ये पॉइंट ऑब्वियसली कि A हो गया। आप कहीं से कहीं भी जाओ आपको कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिलेगा कि आप कोई शॉर्ट सर्किटिंग वायर वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज़ डिफरेंट एंड डिफरेंट है, तो डिफरेंट नाम इसको देना चाहिए। सपोज दिस इज M और सपोज इस पॉइंट को मैं नाम दे दिया N। तो वी हैव टोटल 5 कैपेसिटर्स को कितने पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट करके दिखाना है, तो वी हैव 4 पॉइंट्स A, B, N और M। तो 4 पॉइंट्स के बीच में इसको कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्शन कुछ इस तरीके से बनाए जाएंगे यहाँ पर। तो लेट्स से दिस इज A, दिस इज B, 4 पॉइंट्स है तो एक को मैंने ऊपर यहाँ कहीं दिखा दिया, लेट्स से दिस इज M, और एक को मैंने यहाँ पर नीचे दिखा दिया, दिस इज N। जो सबसे ऊपर वाला कैपेसिटर है वो A और N के बीच कनेक्टेड है। ऊपर वाला जो कैपेसिटर आप देख सकते हो A और ये N के बीच कनेक्टेड है, तो A और N के बीच में आप इसको कनेक्ट कर लो। सभी C के इक्वल हैं तो कुछ खास लिखने की ज़रूरत है नहीं वैसे। फिर उसके बाद में जो सबसे नीचे वाला है, तो सबसे नीचे वाला वो M और B के बीच कनेक्टेड है, तो कनेक्ट कर लिया इसको M और B के बीच में। उसके बाद बाकी 3 जो इस लाइन में रह गए, तो पहला A और M के बीच कनेक्टेड है, तो लेट्स से दिस इज कनेक्टेड बिटवीन A एंड M। दूसरा M और N के बीच कनेक्टेड है, तो कनेक्ट कर दिया इसको। लास्ट वाला N और B के बीच कनेक्टेड है, तो कनेक्ट कर दिया इसको। तो मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ सर्किट को, जिससे कि सर्किट हमें थोड़ा सिंपल होते हुए दिखे। और जनरली ऐसे में हम चाहते थे कि यहाँ पर सीरीज पैरेलल दिखे, लेकिन अभी भी कोई सीरीज पैरेलल है नहीं इसमें। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर ये देख सकते हो, क्योंकि सभी यहाँ पर C के इक्वल है इसमें, तो इन दोनों का जो रेशो है C/C और इन दोनों का जो रेशो है, दोनों इक्वल आ रहे हैं। यहाँ पर इक्वलिटी का साइन सही है इनके लिए, और दोनों का जो रेशो है वो रेशो 1 के बराबर आ रहा है इसमें। अगर रेशो 1 के बराबर आ रहा है या 1 नहीं भी आ रहा है तो बराबर तो आ रहा है, एटलीस्ट बराबर आ रहा है, तो नाउ वी कैन रिमूव दिस मिडिल कैपेसिटर। इस कैपेसिटर को आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो, तो इसको यहाँ से रिमूव कर दिया जाए, और रिमूव करने के बाद में लाइफ इज़ ईजी, लाइफ हमारी आसान बन जाएगी इसमें रिमूव करने से। और जैसे हमने इसको यहाँ से रिमूव किया, तो अब ये दोनों सीरीज़, तो C और C अगर सीरीज़ में होते हैं तो सीरीज़ में इनसे क्या बन जाएगा यहाँ पे C/2। तो C और C अगर सीरीज़ में है तो दिस विल गिव राइज टू C/2। C और C यहाँ पर भी सीरीज़ में है तो यहाँ पर भी C/2, और C/2 पैरेलल में है तो दोनों ऐड होकर के यहाँ पे C इक्वलेंट जो है वो C के बराबर ही हो जाएगा। तो C इज़ द करेक्ट आंसर। और इसमें आप देख सकते हो कि M और N के बीच में वैसे मैंने C दे दिया था यहाँ पे, इसको आप कोई भी C' भी कर दो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे ये हट जाएगा यहाँ से, बाकी सब वही होने चाहिए। तो ये वाला जो कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर एक तरीके से यही हटता है यहाँ से, बाकी रेशोज़ में काउंट हो जाते हैं यहाँ पे।
और आप ये भी देख सकते हो कि ये जो सर्किट दिया गया था, सर्किट भी एक तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट था, लेकिन एक डिफरेंट फॉर्म में था। जनरली हम इस तरीके का जो फॉर्मेट होता है उसके हैबिचुअल होते हैं, लेकिन हमें इस तरीके के फॉर्मेट में भी व्हीटस्टोन ब्रिज दिया जा सकता है। अब इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहे हैं। तो जो प्रॉब्लम यहाँ पे मैं ले रहा हूँ वो प्रॉब्लम कुछ स्पेसिफिक टाइप की है, चार्ज थ्रो स्विच। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ पे कुछ स्विचिंग अरेंजमेंट दिखाया जाएगा और उसके बाद में स्विच को बंद करने के बाद पूछेंगे कि उससे कितना चार्ज वगैरह यहाँ पे फ्लो कर रहा है। तो कुछ हमें इसका एनालिसिस वगैरह यहाँ पे देखना है। तो फाइंड आफ्टर क्लोजिंग द स्विच चार्ज फ्लोन थ्रू दिस सेल एंड स्विच। तो सेल से कितना चार्ज फ्लो करेगा और स्विच से कितना चार्ज फ्लो करेगा ये पता करना है इसमें। और कितनी हीट जनरेट होगी किसके वजह से, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। यानी सर्किट यहाँ पर पहले से बना हुआ है, जो चार्ज आना होगा वो चार्ज आ चुका होगा, उसके बाद आप जाकर के स्विच को क्लोज करते हो तो उससे सर्किट में कुछ चेंजेस आएंगे। और चेंजेस आने का मतलब है चार्जेस का फ्लो करना, और चार्जेस का फ्लो जब भी होता है तो देयर इज़ सम हीट जनरेशन। तो स्विचिंग अरेंजमेंट जब भी होते हैं इस तरीके के तो उससे हीट जनरेट होती है, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इन सब प्रॉब्लम्स के लिए जो एक जनरल मेथड है या जनरल जो तरीका है वो यही है कि हम पहले जो स्विच क्लोज करने से पहले, यानी जो भी कुछ हम कर रहे हैं उससे पहले क्या सिचुएशन थी उसको हम क्लियरली यहाँ पर डिफ़ाइन कर लें, और उसके बाद जो सिचुएशन है उसको हम क्लियरली डिफ़ाइन कर लें और उनको आपस में कुछ कंपैरिजन उनका करें, तो उससे हम यहाँ पर इनके आंसर्स ला सकते हैं। तो क्योंकि मुझे ये इसी सर्किट की ज़रूरत पड़ेगी, इनिशियल और बिफोर, तो लेट अस फर्स्ट कॉपी दिस सर्किट। तो इस सर्किट को एक जगह कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो वही सर्किट मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, जिसमें इसको मैं आफ्टर क्लोजिंग द स्विच के लिए यूज़ करूँगा, इसको मैं बिफोर क्लोजिंग द स्विच के लिए सर्किट को मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो अब इसमें देख लेते हैं कि बिफोर क्लोजिंग द सर्किट यहाँ पे क्या है। तो बिफोर क्लोजिंग द स्विच, तो मैं ऐसा करता हूँ कि ज़्यादा क्लैरिटी के लिए ये जो सारा स्विच का झंझट इसको मैं ऐसा हटा ही देता हूँ, क्योंकि अभी ये सर्किट क्लोज नहीं है। अगर सर्किट क्लोज नहीं है तो अभी कुछ हो ही नहीं रहा यहाँ पर। इसमें आप मान के चलो कि ये कुछ है ही नहीं यहाँ पर इसमें। तो एक सिंपल दो सीरीज़ में कैपेसिटर्स है यहाँ पर, और आप ये मान के चलो कि जब इस सर्किट से कनेक्ट किया गया होगा तो कैपेसिटर्स अनचार्ज थे, और यहाँ पे इस सर्किट में कनेक्ट करने के बाद ही उनकी चार्जिंग हो रही है। ठीक है, तो सी इक्वलेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये बिफोर वाला सर्किट इसके बात कर रहा हूँ, दिस इज बिफोर। तो बिफोर वाले सर्किट के लिए सी इक्वलेंट इस C/2, अगर सी इक्वलेंट C/2 है तो बैटरी को दिखता है कि C/2 उसके सामने है, तो बैटरी से जो चार्ज चलेगा वो कितना होगा, C/2 इंटू V, यानी कि C/2। दोनों पे जो चार्जेस हैं वो C/2 माइनस C/2 कुछ इस तरीके के चार्जेस हो जाएंगे। तो दोनों पे चार्जेस मार्क कर लेते हैं, इनिशियली चार्जेस कितने कितने हैं। तो CV/2 माइनस C/2, यहाँ पर भी वही C/2 माइनस C/2। तो बहुत क्लियर कट तरीके से हमने इनिशियल सिचुएशन को यहाँ पर दिखा दिया है बिफोर क्लोजिंग द स्विच। नाउ वी हैव टू क्लोज द स्विच, तो इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने का मतलब ये सर्किट जो है वो कंप्लीट हो गया, तो इसको कंप्लीट करके दिखा देते हैं यहाँ पे सर्किट को। तो लेट अस कंप्लीट दिस सर्किट, इस सर्किट को कंप्लीट करके यहाँ दिखा देते हैं, क्लोज दिस। तो सर्किट अब यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब सर्किट कंप्लीट तो हो गया, लेकिन आप देखो कि एक कंडक्टिंग वायर टाइप का सिस्टम यहाँ बन गया है, और कंडक्टिंग वायर टाइप का सिस्टम बन गया तो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है इनको शॉर्ट सर्किट कर दिया, इन दोनों पॉइंट्स को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। और शॉर्ट सर्किट करने का मतलब है कि इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल जो है आपस में बराबर हो गए हैं। पोटेंशियल बराबर हो गए हैं तो इस पर जो चार्ज है वो जीरो होना ही चाहिए, तो इस पर चार्ज ज़ीरो होगा, ये हमें पता चल गया यहाँ पर। तो उस जीरो चार्ज को मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, दिखा देता हूँ यहाँ पे कि इस पर जो चार्जेस हैं वो जीरो जीरो हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं हो सकता। वो कैसे फ्लो हुआ है, क्या हुआ है, वो हम देखेंगे इसमें कि इनिशियली तो C/2 था यहाँ पे, वो कैसे कैसे किधर गया, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन पहले तो ये बात है कि यहाँ पे चार्जेस जो हैं वो जीरो जीरो हो जाएंगे। अब इस बैटरी को दिखता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो C के बराबर ही है, और तो कोई कैपेसिटेंस है नहीं यहाँ पर इसमें, तो यही कैपेसिटेंस है यहाँ पर, ये तो बेकार हो चुका है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमने जीरो कर दिया है। तो अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक तरीके से अगर C के बराबर है, यहाँ पर बैटरी को ऐसा दिख रहा है, तो अब आप ये मत सोचो कि पहले से चार्ज था कि नहीं था। अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C है और V वोल्ट अप्लाइड है, तो इस सर्किट के रिक्वायरमेंट क्या है, सर्किट के रिक्वायरमेंट ये है
कि इस कैपेसिटर पे जो चार्ज होना चाहिए वो सी वी माइनस सी वी होना चाहिए। आप रिक्वायरमेंट देख लो उसके, रिक्वायरमेंट वहाँ पर क्या है। अगर ये सी इक्वलेंट सी है, बैटरी अगर वी है, तो ये चार्ज होना चाहिए। अब वो चार्ज आएगा कैसे वो हम देखेंगे, लेकिन ये चार्ज होना चाहिए। अब ये चार्ज होना चाहिए लेट्स से, ठीक है। तो उसके बाद में चार्ज फ्लोन थ्रू दिस सेल, बैटरी और स्विच से कितना कितना चार्ज यहाँ फ्लो हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर इस वक्त। तो चार्जेस का फ्लो अब यहाँ पर देखते हैं कि कैसे कैसे हुआ है। तो चार्जेस का फ्लो, अब आप इस प्लेट को देखो। तो कैपेसिटर की ये जो लेफ़्ट प्लेट है, इस लेफ़्ट प्लेट का पहले यहाँ पे C/2 चार्ज था, इनिशियली C/2 चार्ज था यहाँ पर, और अब चार्ज यहाँ पे कितना हो गया CV। और यहाँ पे चार्ज आने का जो रास्ता है, जो पाथ है, वो यही है, यहाँ से ऐसे होते हुए, यानी इसी पाथ का यूज़ कर सकता है ये। और वो पाथ बैटरी से होते हुए कनेक्टेड है, एक तरीके से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए कनेक्टेड है। तो जो भी चार्ज इस प्लेट पे आ सकता है उसके लिए वन एंड ओनली यही पाथ है, इसी पाथ से फ्लो होकर के चार्ज गुजरेगा, वही यहाँ पर आ सकता है। और कहीं हवा से, इधर से, उधर से, इधर से नहीं चार्ज पहुँच सकता है। यहाँ पर चार्ज पहुँचने का यही एक कंडक्टिंग पाथ है जो मिला हुआ है। तो इसका मतलब जो हिसाब किताब हमारा ये कहता है कि ठीक है, पहले यहाँ पे कितना था C/2, अब यहाँ पे इस प्लेट पे कितना हो गया, CV हो गया। तो ऑब्वियस है कि जो भी यहाँ पर चेंजेस हुए हैं वो इसी पाथ के थ्रू हुए हैं। तो यहाँ से कितने चार्ज के फ्लो की रिक्वायरमेंट हो जाएगी हमारे पास में, C/2। और ऑब्वियस है कि ये चार्ज बैटरी से होकर फ्लो कर रहा है। तो जो हमारा पहला पार्ट यहाँ पर इसमें पूछा जा रहा है कि सेल से बताइए कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो आंसर इज C/2। तो आई होप ये क्लियर होगा। फिर इसके बाद में अब हमें यहाँ पर ये देख लेना है, यानी कि सर्किट में ये पूरा सर्किट आप इसको कैसे भी देख लो, C/2 इस तरीके से फ्लो हो रहा है, हर जगह कैसे भी दिखा दो इसको। तो यहाँ पे C/2 फ्लो होते होते यहाँ पर पहुँचा, इसमें यहाँ पे C/2 पहुँचा तो उसने C/2 से बढ़ा करके सेव कर दिया, लेकिन वही C/2 यहाँ से निकल भी गया, क्योंकि ये चलता चला जा रहा है। ये तो बस आप समझने के हिसाब से ऐसे कर सकते हो कि जैसे करंट फ्लो करता जाता है वैसे कर रहा है। भले ही बीच में यहाँ पर वैक्यूम आ गया, लेकिन यहाँ पर समझने के हिसाब से ऐसा बोल सकते हैं कि ठीक है, C/2 चलता गया और यहाँ से निकल भी गया, यहाँ से निकल गया। तो -C/2 तो पहले से ही था, और उसमें अगर C/2 और चला गया तो ये हो जाएगा फिर -CV के बराबर। तो इस C/2 को आप इधर चलता हुआ दिखा दो, ठीक है, डन। अब देखिए यहाँ पर 0 चार्ज है, यहाँ पर चार्ज 0 है। और पहले क्या स्थिति थी इसकी, पहले ये स्थिति थी यहाँ पर कि यहाँ पर ये चार्ज था, ठीक है। तो यहाँ पर ये चार्ज था, C/2 था, तो CV/2 था और अब 0 हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि यही रास्ता पकड़ सकता है, तो और कोई रास्ता थोड़ी इसके पास में कि इधर से हवा में उड़ के कहीं चला गया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो चार्ज यहाँ से फ्लो किया है उसके लिए जो पाथ अवेलेबल है वो यही है, इसी पाथ से होकर फ्लो कर सकता है, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं इसके पास में। तो इट इज़ ऑब्वियसली C/2, सारा का सारा C/2 यहाँ से निकल गया इसके पास से। अब आप इस जंक्शन को ध्यान से देखो, ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन पे इधर से C/2 आ रहा है, इस जंक्शन पे इधर से C/2 आ रहा है, तो सारे आते रहेंगे तो कुछ जाना भी चाहिए। तो अब ये सारा यहाँ से निकल गया इसका मतलब, तो इधर से जो C/2 आया, इधर से जो C/2 आया वो निकल गया यहाँ से। तो कितना निकल जाएगा इसका मतलब, CV यहाँ से निकल गया, CV यहाँ से पहुँच गया निकलते हुए। अब आप इस जंक्शन पे भी आओ, हर जंक्शन पे आप अपने आप को सेटिस्फाई कर लो कि क्या हो रहा है। यहाँ पे -C/2 चार्ज था पहले यहाँ पर, इट हैज़ -C/2 से 0 बनाना है ना इसको, तो -C/2 से अल्टीमेटली इसको 0 बनाना है। तो कैसे बनेगा, इधर से C/2 प्लस का आना चाहिए, तो -C/2 था, प्लस का C/2 उधर से आ गया तो ख़त्म हो गया, 0 हो गया फिर ये। तो यहाँ से जो CV आया उसका क्या हिसाब किताब है, C/2 उधर चला गया, तो इसका मतलब बाकी का C/2 उधर चला गया होगा, और वही हमें दिख रहा है हर जगह पे C/2, ये लो हर जगह का हिसाब किताब कंप्लीट हो गया C/2। तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे चार्जेस फ्लो हुए हैं तो वो हमें हर जगह यहाँ पर इसमें दिख रहे हैं, और ये हमें हर जगह पे देख करके अपने आप को सेटिस्फाई कर लेना चाहिए कि हाँ कैसे कैसे चार्जेस का यहाँ फ्लो हुआ है। और जस्ट हमें बिफोर और आफ्टर वाले सर्किट को बस क्रिटिकली देख लेना है, हिसाब किताब देख लेना है कि कहाँ पे कैसे है, कहाँ पे चार्ज किस रास्ते से होकर फ्लो कर सकता है, उन रास्तों को बढ़िया से देख लेना, उन पाथ्स को देख लेना है। तो डेफिनेटली इस तरह क्वेश्चन का आंसर किया जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट जो बचता है यहाँ पे दैट इज़ हीट जनरेटेड। तो हीट जनरेटेड के लिए हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि सिस्टम के पास में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली यहाँ पर क्या थी। तो व्हाट वाज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, U इनिशियल। तो सिंपली आप हाफ C इक्वलेंट इंटू V स्क्वायर से कर लो, तो C इक्वलेंट इज C/2, या तो आप इंडिविजुअली दोनों को जोड़ो या फिर इससे कर लो।
तो कैपेसिटर्स के पास में इनिशियली जो पोटेंशियल एनर्जी थी उनके पास, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भरी हुई थी, स्टोर थी, वो इतनी थी C/4 लगता है, मैंने 2 बार लिख दिया यहाँ पे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया। ओके, तो इट इज़ 1/4 ऑफ CV², यानी कि C/4 इंटू V²। फाइनली आप यहाँ पे इनका पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लो, तो फाइनली हमारे पास में इस कैपेसिटर के पास तो कुछ बचा नहीं, और इसके पास में C है और 4 CV है, या पोटेंशियल डिफरेंस कह लीजिए V है, तो इसी कैपेसिटर के पास में है सिर्फ, तो हाफ CV²। अब आपने जो क्लोजिंग वगैरह किया तो उससे बैटरी को थोड़ी परेशानी हुई, बैटरी से होकर के चार्ज फ्लो कर गया, बैटरी को कुछ एफर्ट लगाना पड़ा। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जब भी पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से निकलता है तो बैटरी को वर्क करना पड़ता है, सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ती है, अपनी केमिकल एनर्जी खर्च करनी पड़ती है बैटरी को। तो बैटरी की केमिकल एनर्जी कितनी खर्च हुई यहाँ पे, बैटरी को कितना वर्क करना पड़ा, तो बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ मल्टीप्लाई कर लीजिए V से, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हाफ CV²। बाकी और कुछ तो है नहीं यहाँ पर इसमें। तो यहाँ पर U इनिशियल इतना था, U फाइनल इतना था, तो इस जो पोटेंशियल एनर्जी में फ़ायदा हुआ है वो तो 1/4 CV² का फ़ायदा दिख रहा है मेरे को यहाँ पर, लेकिन बैटरी ने जो वर्क किया वो तो हाफ CV² के बराबर किया है। या फिर आप जनरल जो फार्मूलेज होते हैं जिससे पहले भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, आप इसको इस तरीके से भी फॉर्मुलेट कर सकते हो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कि वर्क डन बाय बैटरी इज़ यूज्ड फॉर ΔU, और अगर पूरी तरीके से यूज़ नहीं हुआ तो बाकी का हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से भी अगर आप हीट कैलकुलेट करते हो तो बड़े आसानी से आंसर बताया जा सकता है, हाफ CV², ये वर्क डन में बैटरी है, ΔU को आप उधर ले जाओ तो माइनस ऑफ ΔU, U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो हाफ CV² माइनस 1/4 CV², तो फाइनल आंसर विल बी 1/4 CV²। दिस इज द हीट जनरेटेड। फ्लो से रिलेटेड एक और क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं। तो चार्ज फ्लो से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम यहाँ पे ले रहे हैं। सपोज यहाँ पे एक स्विचिंग अरेंजमेंट है और इनिशियली स्विच को क्लोज नहीं किया गया है, तो एक तो ये पूछा जा रहा है कि बिफोर क्लोजिंग द स्विच आप ये बता दो कि ये जो M और N 2 पॉइंट्स हैं इनके वजह से कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और उसके बाद में आफ्टर क्लोजिंग द स्विच फाइंड चार्ज फ्लोन थ्रू द सेल एंड स्विच, तो सेल से होके कितना चार्ज फ्लो करेगा और स्विच से होके कितना चार्ज फ्लो करेगा, दिस वी हैव टू टेल। तो ठीक है, तो पहले जब यहाँ पे स्विच को क्लोज नहीं किया गया तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, एक तरीके से आप चाहो तो इसको यहाँ से इरेज करके हटा भी सकते हो, इट इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो विजुलाइज करने के हिसाब से ये मान के चलो कि अभी कुछ है ही नहीं यहाँ पर इसमें, अगर स्विच क्लोज नहीं किया गया है तो अब सिंपली ये 3 और 6 सीरीज़ में, 6 और 3 सीरीज़ में, और 3 और 6 अगर सीरीज़ में होते हैं और वो C1C2/7+C2 अगर फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं तो 3 और 6 से 2 हो जाता है, इट इज़ 2, और 6 और 3 से भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये जो 2 बनेगा और ये जो 2 बनेगा ये पैरेलल हो जाएंगे, तो C इक्वलेंट आप बोल सकते हो कि 2 + 2, 2 + 2 तो 4 ही होता है, तो 4 माइक्रोफेरेड, तो 3 + 6 यहाँ पे 2 है, और फिर उसके बाद में 6 + 3 भी 2 है, और 2 + 2 इज़ 4 है यहाँ पर, तो 4 माइक्रोफेरेड। तो इस बैटरी को दिखता है यहाँ पर कि 4 माइक्रोफेरेड मेरे सामने है। अच्छा, यहाँ पर एक अर्थिंग का सिंबल भी दिखाया गया, तो अर्थिंग के सिंबल से कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पर अर्थिंग बता दी गई आप वहाँ का पोटेंशियल बड़े आराम से लिख सकते हो कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो गया, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 0 हो गया, इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 0 हो गया, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 0 हो गया। अगर अर्थिंग नहीं होती तो आप कुछ भी मान सकते थे यहाँ पर इसमें, लेकिन अर्थिंग हो जाने से बस ये है कि अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछने वाले का ये हक बन जाता है, ये राइट बन जाता है कि वो किसी पॉइंट का पोटेंशियल पूछ सकता है। वो आपसे अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल पूछता है तो आपको 6 ही बोलना पड़ेगा, लेकिन अगर उसने ये अर्थिंग नहीं दी होती फिर वो पूछता है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ, तो आपको ये पूछना पड़ता है कि रेफरेंस कहाँ पर है, या किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल बताओ, तब मैं बता सकता हूँ कि यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल के लिए, अगर यहाँ पे अर्थिंग नहीं की है तो कोई बोल सकता है ठीक है यहाँ का जो पोटेंशियल है वो -12 मैं लेके चलता हूँ, ठीक है यहाँ का पोटेंशियल -12 ले लिया, तो -12 ले लिया, तो फिर वो अब यहाँ से यहाँ अगर आप जाओगे तो यहाँ से यहाँ जाने पे 6 बढ़ जाना चाहिए, तो 6 बढ़ेगा तो -12 में 6 ऐड करो तो -6 हो जाएगा। तो फिर आप कुछ भी लेने के लिए एक तरीके से फ्री थे, और कुछ भी अगर आप लेते हो तो 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कभी बदलता नहीं है। ये जो 2 पॉइंट्स हैं या कोई भी 2 पॉइंट्स हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा, चाहे आप रेफरेंस 0 वगैरह कुछ भी जो लेना है आप कहीं पर भी लेते रहो। लेकिन अर्थिंग अगर दे दी गई तो आप बोलोगे ठीक है यहाँ का पोटेंशियल हमको अगर लेना है तो 0 के बराबर ही लेना है, तो ये है। तो C = 4,
तो बैटरी से पूछा जाए कि कितना कैपेसिटर आपके सामने है, कितना कैपेसिटेंस आपके सामने है, तो दैट इज़ 4। तो कितना चार्ज बैटरी के तरफ से जाना चाहिए, तो दैट इज़, क्योंकि पहले से हम मान के चलते हैं कैपेसिटर अनचार्ज है, तो हम बोलते हैं कि पूरा चार्ज बैटरी से ही होके गया होगा यहाँ पर जो भी गया है। तो CV, तो C इज़ 4 एंड 6 24 माइक्रोकूलम। अब हमें जर्नी देखनी है कि इस 24 माइक्रोकूलम की जर्नी किस तरीके से हो रही है। यहाँ से 24 चल दिया, एक बार जो चार्ज है वो चार्ज अगर इन पे पहुँच जाता है तो उसके बाद में फिर चार्ज फ्लो होता नहीं रहता है। चार्ज पूरे इनडेफिनेटली या इन्फिनिट टाइम के लिए फ्लो नहीं होता, फटाफट चार्जिंग होती है, उसके बाद में बस जहाँ तक चार्ज होना होता है वहाँ तक चार्ज हो जाता है, उसके बाद में चार्जिंग होनी बंद हो जाती है, या फिर कह लीजिए कि करंट का फ्लो होना बंद हो जाता है। जब 24 यहाँ पर पहुँचेगा, नाउ दिस 24 विल सी कि वेयर इज़ दी मोर वेटेज। मोर वेटेज का मतलब यहाँ पर ये है कि ये दोनों जो 3 और 6 हैं, ये भी इन्हीं दोनों पॉइंट्स के इसमें कनेक्टेड है, ये 6 और 3 है, ये भी इन दोनों पॉइंट्स के इसमें कनेक्टेड है। इन दोनों पॉइंट्स का मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो इसका मतलब पोटेंशियल का मामला तो सेम है, अब कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है। तो ऊपर का कैपेसिटेंस भी इफेक्टिवली 2 है, नीचे का भी 2 है, 6 और 3 का भी 2 ही है। तो ये 24 देखेगा, ठीक है, ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, तो फिर किस बात का झगड़ा है यहाँ पे। ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा, 12 इधर चला जाएगा, 12 इधर चला जाएगा। उसके बाद तो सीरीज़ में है यहाँ पर, ये तो आराम से आप सीरीज़ का यूज़ करो। तो +12 -12 +12 -12 सभी पे वही चार्ज हो जाएगा, +12 -12 +12 -12। तो ये तो हो गया चार्ज वगैरह, लेकिन हमसे जो पूछा गया वो ये है कि Vm - Vn कितना होगा। तो Vm - Vn जैसे मैंने बताया कि किसी भी दो पॉइंट का इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि कहाँ पे जीरो लिया है या अर्थिक है या नहीं है। यहाँ पर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस इस बात से इंडिपेंडेंट है। हम पोटेंशियल जरूर लिख सकते हैं अगर हमने कहीं पर अज्यूम कर लिया उसका यूज़ करते हुए। तो लेट अस राइट पोटेंशियल एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो मैं पोटेंशियल लिखता हूँ यहाँ पर इसमें। तो पोटेंशियल यहाँ का 6 है तो यहाँ का भी 6 होगा, ये सभी 6 हो जाएंगे इसमें। यहाँ हमने 0 0 लिख ही दिया है। अब आप देखो कि ये 6 है और यहाँ पर ये M पॉइंट है, तो M वाला पॉइंट इस प्लेट से कनेक्टेड है और ये वाला जो प्लेट है वो एक तरीके से 6 पर है, जैसा हम दिखा रहे हैं यहाँ पर इसमें। अब यहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी है, इस प्लेट से इस प्लेट तक की जर्नी है, इसमें पोटेंशियल में डिफरेंस या ड्रॉप आ रहा है। कितना ड्रॉप आ रहा है? तो 12/3 कर दो, यानी Q/C। तो 12/3 अगर मैं करता हूँ तो 12/3 विल गिव मी 4। तो यहाँ से यहाँ जाने पे 4 का ड्रॉप आ रहा है ना, तो ड्रॉप करो 4 का। तो 6 में से 4 का अगर मैं ड्रॉप करता हूँ तो M पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट हो जाएगा। फिर आप इसको पकड़ो तो 12/6 करोगे तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस 12/6 यानी कि 2 वोल्ट है। ड्रॉप आएगा, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो ड्रॉप आएगा। तो 2 का ड्रॉप आएगा, तो यहाँ से यहाँ गया तो 2 का ड्रॉप हुआ। ड्रॉप होके बचा कितना वो लिख दो। तो 6 में 2 का ड्रॉप हो गया, ड्रॉप हो गया तो दिस इज़ 4। और आप इजीली इसका आंसर कर सकते हो। अगेन मैं कहूँगा, मैंने यहाँ पे 0 अज्यूम किया, आप कुछ भी अज्यूम कर दो, लेकिन क्योंकि अर्थिंग की हुई थी इसलिए मैंने 0 लिख दिया इसको। तो एक क्वेश्चन हमने ये भी कर लिया कि अर्थिंग होती है तो उसका मीनिंग क्या निकलता है। सिंपली बस 0 हो जाएगा यहाँ पर बाकी इससे आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो Vm इज़ 2 और Vn इज़ 4। -2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब M जो है वो लोअर पोटेंशियल है और N यहाँ पर हायर पोटेंशियल है। अब इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन बनता है वो ये कि M और N को आपने कनेक्ट कर दिया है। तो M और N को अगर आपने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, तो कनेक्ट करने के बाद में होगा यहाँ पर अब ये कि M और N को कनेक्ट करने के बाद में अब इनके बीच में देयर इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। तो M और N के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जैसे वो कनेक्ट किया जाएगा चार्ज फ्लो करेगा और चार्ज जो है अल्टीमेटली पोटेंशियल्स को सेम करने की कोशिश करेगा। तो अब अपने नेक्स्ट पार्ट पे यहाँ पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट पेज। तो M और N को अब हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। लेट अस कनेक्ट M एंड N। ठीक है, कनेक्शन हमने बना दिया यहाँ पर। एक तरीके से M और N को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। अगर शॉर्ट सर्किट कर दिया है तो इसका मतलब अब यहाँ पर यह है कि अल्टीमेटली चार्जेस का फ्लो कुछ इस तरीके से होगा कि M और N के पोटेंशियल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब और M और N के अगर पोटेंशियल आपस में इक्वल हो गए तो फाइनली देखते हैं कि क्या क्या चार्जेस है, उसी से हम डिसाइड कर पाएंगे कि बैटरी से कितना चार्ज जाना चाहिए और उसके साथ साथ जो आपका यहाँ पर ये है, जो ये वायर या स्विच है, इससे कितना चार्ज फ्लो होगा और किधर फ्लो होगा वो हम देखेंगे इसमें। अब आप यहाँ पर ये देखो कि
जैसे अभी लेट्स से यहाँ पर अर्थिंग बना देते हैं, अर्थिंग जो वहाँ पर थी, यहाँ का पोटेंशियल 0 0, दिस इज़ 0, दिस इज़ 0, ठीक है, दिस इज 6, दिस इज 6, दिस इज 6, दिस इज 6। एम और एन के पोटेंशियल अल्टीमेटली इक्वल हो जाएंगे क्योंकि हमने इनको डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है। तो एम और एन जो है वो एक तरीके से इक्वल पॉइंट्स ही आप बोल सकते हो डायरेक्टली यहाँ पर कि एक जैसे पॉइंट्स हैं यहाँ पर ये। तो अब आप देखो कि 3 पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 माइनस एम के बराबर है, 6 पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी 6 माइनस एम के बराबर है। तो इसका मतलब 3 और 6 इफेक्टिवली मेरे को पैरेलल में नज़र आते हैं यहाँ पर इसमें। इसी तरीके से इस 6 पे पोटेंशियल डिफरेंस m माइनस 0 के बराबर है, इस 3 पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो n माइनस 0 के बराबर है। तो यानी कि ये भी उतना ही है, m माइनस 0 भी उतना ही होगा जितना n माइनस 0 होगा। तो ये दोनों भी मेरे को इफेक्टिवली यहाँ पर किस में नज़र आते हैं एक तरीके से, तो दिस टू आर इफेक्टिवली इन पैरेलल। तो 3 और 6 एक तरीके से 9 हो जाता है फिर यहाँ पे, और 6 और 3 एक तरीके से 9 हो जाता है। तो एक अपने समझने के हिसाब से कुछ ऐसे इस सर्किट को ऐसा मान सकते हैं कि ऐसा कुछ हो गया सर्किट, ठीक है। एक्चुअल में तो वो दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, लेकिन बस फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ओनली दिस सर्किट इज़ समथिंग लाइक दिस। तो ये 9 हो गया एक तरीके से, और एक तरीके से ये भी 9 हो गया, और ये पूरा सिस्टम बिल्कुल वैसा ही है जैसा इधर का पूरा सिस्टम है। और जैसे हम बोलते हैं कि जब आप एक लूप पूरा घूमते हो, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से जर्नी स्टार्ट की, यहाँ से चलते गए चलते गए चलते गए, यहाँ गए फिर यहाँ गए फिर यहाँ पर ऐसे चलते गए, तो यहाँ से यहाँ जाने में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वही पोटेंशियल डिफरेंस एक तरीके से यहाँ जाने में भी आना चाहिए, क्योंकि अब कुछ डिफरेंस तो रहा ही नहीं। ये पूरा सिस्टम एक जैसा ही 9 के जैसा बिहेव कर रहा है, और ये एकदम 9 के जैसा ही बिहेव कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर ये पूरा 9 है और यहाँ पर ये पूरा 9 है, तो ये जो दो पॉइंट्स हैं वो तो एक जैसे ही है यहाँ पर। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उतने पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में भी आएगा। अगर मान लीजिए कि एक 9 होता और एक 18 होता, तब अलग अलग हो सकते थे उस केस में, और फिर सीरीज टाइप का सिचुएशन बन रहा है यहाँ पर, और उसमें जो V होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C हो जाता है उस केस में। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों इक्वल है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो पूरा कॉम्बिनेशन इस पर उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस कॉम्बिनेशन पर होगा। तो 6 को आप आधा आधा डिवाइड कर लो, तो इसका मतलब है कि इधर यहाँ से लेके यहाँ तक 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो ऑल दिस हैज़ बिकम इक्वल टू 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। अगर 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इस पर आ जाता है तो चार्ज क्या हो जाएगा फिर इस पर, +9 -9 के बराबर चार्ज हो जाएगा फिर इस पर। तो इट इज़ +9 -9, 6 × 3 कर लेंगे, +18 -18 अगेन, +18 -18 +9 -9। तो हमने फाइनल चार्जेस यहाँ पर दिखा दिए हैं। अब एक बार ज़रा इनिशियली एक बार जो डायग्राम था उसको मैं एक बार रिविजिट करता हूँ यहाँ पे ऑन द प्रीवियस पेज। तो इनिशियली जो यहाँ पे था उसमें आप देखो, मैं अभी एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ, इन दोनों प्लेट्स के सिस्टम की बात कर रहा हूँ। इन दोनों प्लेट्स को आप ध्यान से देखो, इन दोनों प्लेट्स पे टोटल मिला के चार्ज कितना है, -12 + 12 0, और होना भी चाहिए 0 क्योंकि दोनों आपस में कनेक्टेड है सिर्फ यहाँ पर इसमें। लेकिन नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे अब अगेन आप इन्हीं दोनों को देखो। अब ये दोनों पहले तो बस आपस में कनेक्टेड थे, लेकिन अब यहाँ पर बीच में ये कनेक्शन आ गया एक, और ये जो कनेक्शन है अब ये इस कनेक्शन से एक्स्ट्रा चार्ज इन दोनों के पास में आ सकता है या फिर इन दोनों से चार्ज जा सकता है। तो आप देखो खुद ही यहाँ पर इसमें कि पहले तो 0 चार्ज था इन दोनों पे मिला करके, अब इस प्लेट पे और इस प्लेट पे जो चार्ज है वो कितना है, 18 - 9, यानी कि नेट चार्ज कितना हो गया, 9 हो गया। तो आपस में तो बस 0 चार्ज ही होता है इन पे, एक से दूसरे पे अगर जाता है, एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे जाता तो 0 ही बना रहता। लेकिन इसके होने की वजह से यहाँ पर कुछ नेट चार्ज डेवलप हुआ है, 18 - 9 यानी कि +9 का नेट चार्ज डेवलप हुआ है। तो साफ साफ यहाँ पर ये जो हिसाब किताब ये बताता है कि यहाँ से कितना चार्ज फ्लो होके गया होगा, 9 माइक्रोकूलम के बराबर। आप इसको यहाँ से इन दोनों से भी देख सकते हैं, इन दोनों पे भी पहले टोटल चार्ज 0 था, लेकिन अब कितना चार्ज हो गया है, -9। तो इसका मतलब है कि 0 चार्ज में से 9 इनके पास से चला गया है, तो 0 से 9 चला गया तो -9 बच गया इसका मतलब, और यहाँ पे 0 था और 9 आ गया तो क्या हो गया, +9 हो गया। तो हमारा जो स्विच वाला आंसर है कि स्विच से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है,
तो स्विच से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, फाइंड चार्ज फ्लो थ्रू दिस स्विच। तो स्विच का जो आंसर है वो तो हो जाएगा 9, और कहाँ से कहाँ, नीचे से ऊपर की तरफ, और होना भी ऐसे चाहिए था कि नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे वाला पॉइंट जो है वो हायर पोटेंशियल है और ऊपर वाला पॉइंट जो है वो लोअर पोटेंशियल मेरे को यहाँ पे पहले भी दिख रहा था। फिर सेल से कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो सेल से कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो अब सेल का देखो कि सेल से जो भी चार्ज चलेगा, जैसे 24 चल रहा था, तो 24 जो चल रहा था वो कैसे चला और किस तरीके से पहुंचा, तो इन दोनों प्लेट से पहुंचा। आप ये प्लेट और ये प्लेट लो, इन दोनों प्लेट्स का जो कनेक्शन है वो यहाँ से होते हुए और यहाँ से होते हुए इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से है। तो इन दोनों प्लेट्स पे जो भी चार्ज आ सकता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए ही पहुँच सकता है यहाँ पर इसमें। तो पहले कितना चार्ज था, 12 और 12 24, ठीक है। अब देखते हैं क्या सिचुएशन है। 18 और 9 27, तो पहले जो 24 था वो 18 और 9 27 हो चुका है। तो ये जो हिसाब किताब है बहुत सिंपल सही है कि 27 अब है यहाँ पर, पहले 24 था, तो बैटरी से होते हुए जो एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ फ्लो कर रहा है वो कितना हो जाएगा यहाँ पर, फिर इसमें 3 माइक्रोकूलम। तो बैटरी से होते हुए जो चार्ज फ्लो के रिक्वायरमेंट है वो है 3 माइक्रोकूलम के बराबर, और इसके वजह से बैटरी को जो वर्क करना पड़ा होगा, मल्टीप्लाई कर लो इनको, तो बैटरी का वर्क डन भी कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनफाइनाइट सर्किट। तो एक इनफाइनाइट सर्किट, इसमें ये दोनों टर्मिनल्स हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में, और उसके बाद ये इस तरीके से C, फिर ये C, फिर ये C, फिर ये C, इस तरीके से यहाँ पर ये चलता चला जा रहा है। दिस इज इनफाइनाइट सर्किट। इसका मेरे को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ऑब्वियसली कि इनफाइनाइट है यहाँ पर और ना कोई सीरीज पैरेलल हमें इसमें दिखेगा, तो हम इस तरीके से तो नहीं कर सकते, कुछ अलग ही इसमें करना पड़ेगा। तो इसमें जनरली हमें ऐसा करना होता है कि हमें सर्किट का रिपीटेशन यहाँ पर एक बार देख लेना होता है कि सर्किट जो है वो किस तरीके से रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर ये सर्किट कुछ ऐसे यहाँ पर दिखाऊँ, सपोज़ मैं यहाँ से सर्किट को एक बार कट कर देता हूँ, ठीक है। तो जो मैंने उतना पार्ट कट किया उसको मैं अलग से यहीं पर कॉपी कर देता हूँ, और इसको अब मैं यहाँ से ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली मैंने यहाँ से कट किया है इसको, तो जहाँ से कट किया है उसको भी मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो आई हैव कट दिस सर्किट लाइक दिस, सॉरी, तो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ से सर्किट को कट किया। कट करने के बाद मैंने अगेन उसको इसके नीचे यहाँ पे लगा दिया है। तो आप खुद ही देखो यहाँ पे कि जिस तरीके से आपको ऊपर वाला सर्किट यहाँ पे दिख रहा है, C एंड C, फिर उसके बाद में अगेन वही C एंड C, फिर अगेन वही C एंड C, उस तरीके से ये भी चल रहा है यहाँ पर। तो अगर मुझे स्टार्टिंग में अगर ये वाला सर्किट, नीचे वाला सर्किट भी दिया जाता तो मुझे कोई डिफरेंस पता नहीं चलता, क्योंकि मेरे लिए तो ये सर्किट भी इनफाइनाइट है और ये सर्किट भी इनफाइनाइट है। तो मुझे ये क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन देने की बजाय अगर मुझे नीचे वाला क्वेश्चन भी दिया जाता तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस टू मी, मेरे लिए यहाँ पर कोई डिफरेंस यहाँ पर ये नहीं क्रिएट कर पा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मैं इस सर्किट का भी, नीचे वाला सर्किट का भी अगर मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालूँ तो मेरे राय में तो, या मेरे हिसाब से तो वो उतना ही होना चाहिए जितना इस सर्किट, ऊपर वाले सर्किट का है। तो ऊपर वाले सर्किट का ही वही से इक्विवेलेंट होगा, नीचे वाला सर्किट का ही वही से इक्विवेलेंट होगा। तो मैं ऐसा करूँगा यहाँ पर कि यहाँ से जो मैंने कटिंग करी है इसमें, तो कटिंग करने के बाद में इतना ये जो सर्किट अब है मेरे को, जो मेरे को दिख रहा है, यानी कि ये जो दो टर्मिनल्स हैं, इन दोनों टर्मिनल्स पे मेरे को जो इधर का ये सारा सर्किट दिख रहा है, वो सर्किट भी उतना ही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रखता है। तो ये जो सर्किट मेरे को यहाँ पर इसमें इधर दिख रहा है इस साइड में, तो दिस सर्किट हैज़ सेम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इस तरीके के सर्किट को हम अगेन रिड्रॉ कर लेते हैं, और कुछ इस तरीके से आप इसको रिड्रॉ कर सकते हो। सपोज इन पॉइंट्स को मैं नाम देता हूँ A एंड B, तो दिस इज़ पॉइंट A और B के बीच में आप चाहो तो बैटरी वगैरह कनेक्ट करके दिखा सकते हो। दिस इज C एंड दिस इज C। और मैंने क्या किया कि आगे ये जो दो इस तरीके से टर्मिनल्स निकले हुए हैं, इन टर्मिनल्स पे ये जो इधर का पूरा सर्किट है, इस पूरे सर्किट को हटाया, और हटाने के बाद में उसका C इक्विवेलेंट लगा दिया। पूरे सर्किट को लगाने के बजाय उसका जो इक्विवेलेंट है वो इक्विवेलेंट यहाँ पर यूज़ कर लिया मैंने, और उस इक्विवेलेंट को मैंने यहाँ पे नाम दे दिया C'। अब आप क्या करोगे कि A और B के बीच में इस सर्किट का आप C इक्विवेलेंट निकालोगे, और वो जो C इक्विवेलेंट आएगा वो भी C' के बराबर ही आना चाहिए, क्योंकि हमने पहले कह दिया कि भाई ये सर्किट नीचे वाला ले लो चाहे ऊपर वाला ले लो, बात तो बराबर ही है। तो ये दोनों तो C और C' ये यहाँ पर किस में हो गए, पैरेलल में, तो ये तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो दिस टू
will give rise to C plus C dash, सॉरी, ये C plus C dash हो गया, और C plus C dash फिर इसके साथ में आप कनेक्ट कर लो इसको। तो इट इज C plus C dash। अब C plus C dash और ये जो C है यहाँ पर, ये सीरीज में हो गया, सीरीज का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर लेंगे और फर्दर वी कैन सॉल्व दिस। तो C plus C dash डिवाइडेड बाय C plus C dash, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू C dash। अब ये जो इक्वेशन आ रही है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सिंपली सॉल्व कर लो। तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पर इसमें। तो फाइनली सॉल्व करने के बाद में इसका जो आंसर आपको मिलेगा, दैट आंसर इज √5 - 1/2 × C।